है आप सभी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूसेंट सीरीज़ में, जो आपके रेलवे, एसएससी या फिर आप भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली, कश्मीर, राजगीर या पाटलिपुत्र में? तो प्रथम ही नहीं, चौथी भी पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना है इसका ट्रिक रवि पाकू। रवि पाकू जो है बुद्ध धर्म की संगति का ट्रिक है। तो पहली बौद्ध संगति रवि मतलब राजगिरी, सेकंड बौद्ध संगति वैशाली में, और तीसरी जो है पाटलिपुत्र में, और चौथी जो है वो कश्मीर में। चौथी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कश्मीर में या श्रीनगर में जो बौद्ध संगति हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हैं, पहली और चौथी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां के कारण डेल्टा नहीं बनाती। किस कारण से डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी यानी खड़े ढाल। पश्चिमी घाट में भारत की जो नदियां बहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ढाल रहता है, जिस कारण डेल्टा, जबकि पूर्वी घाट की नदियाँ जैसे गंगा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, वो सभी डेल्टा बनाती है, लेकिन पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है। और ये अपने आप में भी एक प्रश्न है, पूछा जाता है। तो पहला तो हो गया कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है, और क्यों नहीं बनाती है? तो खड़े ढाल के कारण, बहुत ज़्यादा ढाल रहता है जिस कारण पानी आराम से निकल जाता है। एशियान का पूर्ण रूप क्या है? एशियान का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये है एशियान का फुल फॉर्म। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में है, आपको याद रखना है। अच्छा, एशियान में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य। क्या भारत इसका मेंबर है? जी हाँ, भारत इसका भी मेंबर है। और 1967 में एशियान की स्थापना की गई थी। कहाँ? जकार्ता इंडोनेशिया में। तो ये सारा का सारा पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार का पूछा गया प्रश्न है। चोल काल में बना बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मैसूर, महाबलीपुरम, तंजावुर या कन्याकुमारी? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में और टीसीएस का तो फेवरेट प्रश्न है, एसएससी में कई बार रिपीट किया गया है। तो बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो ये तंजावुर में है। आपको क्वेश्चन में तंजावुर मंदिर भी लिखा रहे तो भी आपका जवाब यही हो जाएगा। साथ ही साथ बृहदेश्वर मंदिर को जो है वो राजराज चोल मंदिर भी कहते हैं, राजराज चोल मंदिर, ये भी याद रखना आपको। ये इसी मंदिर का नाम है, या फिर ग्रेट चोला टेम्पल या राजराज चोला का मंदिर, या फिर तंजावर मंदिर बोल दीजिए या विद्येश्वर मंदिर बोल दीजिए, सब एक ही के नाम है। तो आपको याद रखना है, कुछ भी पूछा जाए तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। गारंटी देता है किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्थान के प्रचार के लिए किसी को भी टैक्स देने को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो कौन सा अनुच्छेद इस बात की गारंटी देता है? अनुच्छेद 27 जो है इस बात की गारंटी देता है कि विशेष धर्म या धार्मिक संस्था प्रचार के लिए गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक नेशनल पार्क है, तो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, और ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे स्थित है। याद रखना है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राजा ने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष की सेना को हराया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर्षवर्धन जो थे वो बहुत ही बड़े महान और प्रतापी राजा थे। तो ऐसे राजा को हराने की शक्ति किसमें थी, इसलिए पूछा जा रहा है। तो पुलकेशिन टू या पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। बात करें पुलकेशिन की, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना कि ये चालुक्य वंश का शासक था। चालुक्य वंश का शासक था कौन? पुलकेशिन। और इसी ने हर्षवर्धन अपना एम्पायर का और अपना क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे भारत में, तो उसी काल में इनकी लड़ाई हुई थी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की? पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा क्रांतिकारी था जिसने यूएसए में जो है यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की, वो कौन था? तो आपको याद रखना है तारकनाथ दास और जीडी कुमार। ये दो क्रांतिकारी जो थे, इन्होंने यूनाइटेड नेशन में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। लोएस पठार कहाँ स्थित है? लोएस पठार कहाँ स्थित है? तो यह चीन में स्थित है। लोएस पठार कहाँ पे है? चीन में है, याद रखना है आपको। भारत के किस राज्य को बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा है? बंजर भूमि यहाँ यानी वहाँ पे पैदावार कम होती है, तो याद रखिएगा जो भारत का जो गुजरात राज्य है यहाँ पे बंजर भूमि सबसे ज़्यादा है। और एक चीज़ क्या है, यहाँ कच्छ का रण के बारे में आपने सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा एक दलदली एरिया है और कुछ पार्ट जो है इसका रेगिस्तानी भी है, तो इस कारण गुजरात में बंजर भूमि सबसे ज़्यादा है। संगू के टेराकोटा की शैलीगत रचनाएं आमतौर पर हैं। तो पूछ रहा है शैलीगत रचनाएं किस तरह की है, तो याद रखना आपको ये डबल मोल्ड है। क्या है? सिंगल मोल्ड नहीं है, हस्त निर्मित भी नहीं है, पहिया चालित भी नहीं है, ये डबल मोल्ड है। कहाँ पे? संगू की टेराकोटा का आपने नाम सुना होगा, बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो टेराकोटा की प्रतिमाएं शैलीगत रचनाएं कैसी हैं? डबल मोल्ड। कथनों पर विचार कीजिए। जब सूर्य
पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में संरेखित होते हैं तो उस स्थिति को सीजीगी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो परिणाम वसंत ज्वार के रूप में आता है, यानी बड़ा ज्वार आता है जब सूर्य और चंद्रमा जो है वो एक रेखा में हो। और जब सूर्य चंद्रमा समकोण पे, पृथ्वी है यहाँ पे, सूर्य है मान लीजिए और ये चंद्रमा है, जब ये समकोण में हो तो छोटा ज्वार आता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उतना नहीं लग पाता, जबकि अगर ये लोग सीधी रेखा में हो तो बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी 1 2 3, ये तीनों के तीनों जो कथन है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये पूछा जा रहा है। बालेश्वर, चिकमंगलूर, गुंटूर या खुर्दा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी चिकमंगलूर जो है कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी की बात करें तो कर्नाटक हो गया, केरला और तमिलनाडु में नीलगिरी का जो एरिया है, मालाबार का एरिया है, इस जगह पे, और आपका कर्नाटक में जो चिकमंगलूर है ये कर्नाटक में है, ये आपको याद रखना है, कर्नाटक। तो चिकमंगलूर का एरिया कर्नाटक का जो है वहाँ पे कॉफी की अच्छी खासी पैदावार होती है। भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? 1909, 19, 35 या 47? तो याद रखना है, भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 में, ठीक है, 1919 का अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम, यानी भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, सेंट्रल प्लस स्टेट के शासन। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसरों का विस्तार, लैंगिक असमानता में कमी, पूंजी बाजार का सुदृढ़ीकरण। तो ये जो पूंजी बाजार का सुदृढ़ीकरण जो है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट, ये शामिल नहीं है, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जबकि गरीबी उन्मूलन है, रोजगार के अवसरों का विकास है, लैंगिक असमानता को कम करना, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का समावेशी विकास के सूत्रों में शामिल है। भारतीय आहार में मुख्य सब्जी कौन सी है? टमाटर, गोभी, आलू, मिर्च? आप सभी इसका आराम से जवाब दे पाइएगा कौन सा होगा, आप ये कमेंट करके बताइए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जरूर कमेंट कीजिएगा कि मुख्य सब्जी भारत में सबसे ज़्यादा, मुख्य मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाली सब्जी में खाए जाने वाली कौन सी है? राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पे है? कोलकाता, पटना, ब्रिस्टल, कनाडा? अब कई लोग यहाँ पे कोलकाता टिक कर देंगे कि राजा राम मोहन राय का संबंध जो है कोलकाता से है, लेकिन समाधि पूछा जा रहा तो ये ब्रिस्टल में है। ब्रिस्टल कहाँ पे है? इंग्लैंड में है, ये भी आपको समझना है। तो राजा राम मोहन राय की समाधि जो है, इनका सती प्रथा से संबंध है, सती प्रथा और ब्रह्म समाज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज प्लस सती प्रथा का उन्मूलन से इनका संबंध है राजा राम मोहन राय का। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, सती प्रथा का उन्मूलन, और ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की समाधि स्थित है। अरबी या घुइया में करवाहट का क्या कारण है? तो याद रखना आपको ऑप्शन ए जो है, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है अरबी या घुइया में रहती है, जिसके कारण करवाहट देखने को मिलता है। किस कारण? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण करवाहट देखने मिलता है। किस संवैधानिक संशोधन ने पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी कानून पेश किया? 91वां, 92वां, 53वां या 54वां? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार का पूछा गया प्रश्न है, याद रखना है। 52वां संविधान संशोधन जो था उसमें दल बदल विरोधी कानून पेश किया गया था। बात करें तो 10वीं अनुसूची में ये है, 10वीं अनुसूची में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और साथ ही साथ जो 52वां संविधान संशोधन था ये 1985 में था। तो ये दोनों ही पूछा जाता है, 10वीं अनुसूची प्लस 1985 में 52वां संविधान संशोधन। और इसका संबंध किससे है? तो दल बदल से है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से होकर गुजरती है? अफ्रीका, एशिया, प्रशांत महासागर या अटलांटिक? तो ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, या पैसिफिक ओशियन अगर आपसे पूछे तो ये भी आपको याद रखना है, प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 238, 250, 45 या 48? सही जवाब हो जाएगा, राज्यसभा के लिए निर्धारित सदस्यों की संख्या है 238, और 12 जो है अलग से नॉमिनेट होते हैं, कुल सदस्य हो जाएंगे 250, ठीक है। और अगर ऐसे पूछा जाए तो टोटल में 250 है, लेकिन 12 जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इसलिए आपका सही जवाब 238 ही होगा, जबकि कुल सदस्य जो है वो 250 होंगे। तो इस प्रश्न पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? आतपन, विकिरण ऊर्जा, धूप या स्थलीय विकिरण? तो इसे आतपन बोला जाता है, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना पहली बार किसके शासन काल में हुई थी? मियो, लिटन, रिपन या कर्जन? तो लॉर्ड मियो जो थे, यानी ऑप्शन ए, इसके शासन काल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। कब हुई थी? 1872 में, ये भी पूछा जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना कि ये जो जनगणना थी हर 10 साल बाद होती थी, और अभी तक टोटल 15 जनगणना हो चुकी है। तो ये 1872 में शुरुआत हुआ था, लेकिन जो है सही से जो कंप्लीट जनगणना जो थी वो 1881 से शुरू हुई थी। तो दोनों ही आपको याद रखना, 1872 में शुरू हुआ था और 1881 से कंप्लीट जनगणना का काम जो है अच्छे से शुरू किया जाने लगा। हर 10 साल में जनगणना होती है, ये सभी आपको याद रखना है। लॉर्ड मियो ने शुरू करवाई थी भारत में।
भारत की तट रेखा की अनुमानित लंबाई कितनी है? 6,000, 5500, 6500 या 7500? तो ये 7500 किलोमीटर जो है भारतीय तट रेखा की लंबाई है, यानी इधर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सभी को मिला के। लेकिन एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो मुख्य भूमि है ये तट रेखा की लंबाई कितनी है, ये भी पूछा जाता है। तो इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर, और ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको ये भी याद रखना। जबकि सबको मिला दिया जाए अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप का एरिया, तो 7500 किलोमीटर के आसपास ये निकल के आ जाता है। सर माइकल ओडायर की 13 मार्च 1940 में लंदन में गोली मार के हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या 1940 में किसने की थी? तो वो की थी उधम सिंह ने, याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है। उधम सिंह ने उनकी हत्या की थी। क्यों की थी? क्योंकि 1919 में जो था वो जालियांवाला कांड के बारे में आपने सुना होगा, अमृतसर में जो हुआ था। तो उसमें जो थे उधम सिंह के परिवार को माता पिताजी की मौत हुई थी जनरल डायर के कहने पर, तो उन्होंने शपथ लिया था कि मैं जनरल डायर की हत्या कर दूंगा, और इसलिए उन्होंने लंदन में जनरल डायर की हत्या की थी। किसने? उधम सिंह ने, जालियांवाला बाग की बदला लेने के लिए। कौन एमएसपी की सिफारिश करता है और मूल्य जारी करता है? एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है किसानों को दिया जाता है। जैसे कोई फसल है, गेहूं है, तो उस पर 20 रुपये का एमएसपी दिया जाता है कि मिनिमम इतना दाम तो होना ही चाहिए इस फसल का, इससे कम नहीं मिलेगा किसानों को। तो एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? सीधी सी बात है, कृषि मंत्रालय ही करेगा। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है, सॉरी कृषि मंत्रालय मैंने बोल दिया, कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है वो, यानी ऑप्शन सी जो है वो एमएसपी का निर्धारित करता है भारत में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी की जो है वो नियुक्ति की जाती है, और राष्ट्रपति जो है उनको शपथ दिलवाता है अपने पद की। मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? आपको याद रखना है कि ये जो है मध्यरात्रि का सूर्य भूमि, नॉर्वे को कहा जाता है मध्यरात्रि सूर्य भूमि, और इसमें जो दिन है वो करीब करीब 20 घंटे का होता है, इसलिए मध्यरात्रि में भी सूर्य नॉर्वे में दिखाई देती है, जो कि बहुत ही अजब बात है। भारत में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, डीए डेयरनेस अलाउंस जो है निर्धारित करने का आधार किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो है ये बढ़ता है तो उस आधार पर डीए को भी बढ़ाया जाता है। ये महंगाई भत्ता है एक तरह का, अगर हर साल इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई रेट जितना बढ़ता है उसके अनुसार ही डीए का निर्धारण किया जाता है। दी गई पवनों में से कौन सी व्यापार विरोधी एंटी ट्रेड विंड्स कहलाती है? मतलब व्यापार करने में इन पवनों के कारण दिक्कत होती है। क्या होता है कि नाव में जो है वो नाव की दिशा के अपोजिट जाते हैं, तो व्यापार करने में जो है इन जो है हवाओं के कारण जो है दिक्कत होती है। ठीक है, तो याद रखना है उन किन पवनों को कहा जाता है? पछुआ पवने जो है वो एंटी ट्रेड विंड्स जो है पछुआ पवने को बोला जाता है। भारत का पेनिनसुलर एरिया जो है, नीचे का भाग जो है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है एंटी ट्रेड मिल के कारण। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपसे जो प्रश्न पूछा था उसका भी जवाब कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने इससे पहले का सीरीज नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाना है, वो भी आप देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई के चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आप सबका दिन शुभ हो, आपसे फिर मिलते हैं।